नमस्ते। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और मैक्सवेल का नियम। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल्स की इक्वेशंस जो है दोनों फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशियल फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में। दैट मीन्स समाकलन रूप में और अवकलन रूप में, दोनों में हम लोग मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और इसमें हम लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश की प्रकृति। तो देखिए, इसके ऊपर बहुत साइंटिस्ट बहुत टाइम से चर्चा कर रहे थे, बहुत सालों पहले से इसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज वगैरह निकलनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो थ्योरी है जो थोड़ी काम की थी वो सबसे पहली थी हमारी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, दैट मीन्स कणिका सिद्धांत। ये 1637 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डेस्क्रेट, उन्होंने दी थी। उनका बोलना था कि जो भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी को हम लोग छोटे कणों से बनी हुई, मतलब लाइट को हम लोग छोटे कणों से बनी हुई मान सकते हैं, और उन कणों को हम लोग कॉर्पस्कुलर्स बोल सकते हैं। ये वाली पे उन्होंने एग्जैक्टली लाइट के लिए नहीं बोला था, उन्होंने बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए बोला था। फिर आइंस्टीन ने क्या किया, उसी का यूज़ किया, उसी थ्योरी को एलाबोरेट करते हुए उन्होंने लाइट के लिए ये वाली बात बोली थी। और आइंस्टीन ने ये वाली बात बोली थी 1672 के अंदर। लेकिन देखिए, ये वाली जो थ्योरी थी हमारी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके थ्रू कुछ बहुत सारी चीज़ें थी हम जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, जैसे कि रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। तो देखिए, इसलिए उन्होंने यूज़ किया फिर प्रकाश का तरंग सिद्धांत, दैट मीन्स वेव नेचर ऑफ लाइट। ये हम लोगों को हाइगन्स ने दिया था सबसे पहले। इसके अंदर हाइगन्स ने जो सिद्धांत दिया था उसमें हम लोगों ने उन्होंने माना था कि ये जो प्रकाश की तरंगी होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती है, दैट मीन्स यांत्रिक तरंगी होती है, और ये ईथर मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। लेकिन माइकलसन का हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, उससे हम लोगों को क्या मिला था कि ईथर टाइप का कोई भी मीडियम नहीं होता है, और जो लाइट होती है वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करती है, मतलब निर्वात में ट्रैवल करती है। दैट मीन्स कि यदि निर्वात में वो ट्रैवल करती है, दैट मीन्स वो मैकेनिकल वेव्स तो हो ही नहीं सकती। यांत्रिक तरंगे जो होती है उसको हमेशा मीडियम चाहता है। लाइट वेव्स यदि यांत्रिक तरंगे नहीं है तो वो कैसे तरंगे है, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो इसका आंसर देने के लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने 1874 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे, उनसे उनके रिजल्ट के तो उन्होंने कुछ पाया था। तो उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो सर्किट्स है उन पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उनसे उनको कुछ तथ्य मिले थे। उन फैक्ट्स के बेसिस पे उन्होंने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी, दैट मीन्स अवकल समीकरण लिखे, और उन अवकल समीकरण को जब उन्होंने सॉल्व किया तो उन्हें एक वेव इक्वेशन मिली, दैट मीन्स एक तरंग फलन मिला, जिसका वेग जो हमारा था, उस ये जो तरंग आ रही थी उसका वेग जो था हमारा वो प्रकाश के वेग के समान था। इसलिए फिर उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग, दैट मीन्स उन्होंने फिर उससे बोला कि जो लाइट है हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ना कि यांत्रिक, दैट मीन्स मैकेनिकल वेव नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इसके लिए इन्होंने बोला कि जो चार्ज पार्टिकल्स हमारे होते हैं, आवेशित कण जो होते हैं, जब उनको एक्सेलरेट किया जाता है, त्वरित किया जाता है, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसको रेडिएट करने, मतलब ये जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होते हैं उसको विकिरण की फॉर्म में वो देते हैं, मतलब रेडिएट करते हैं। और ई और बी जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और इनके जो वाइब्रेशंस होते हैं हमारे वो सेम फेज के अंदर होते हैं, दैट मीन्स एक ही कला में कंपन करती है, और ई और बी और दोनों जो होती है हमारी परपेंडिकुलर होती। तो देखिए, उसका आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ भी होगा, ई जो होगी और बी होगी, उससे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट मीन्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फेराडे का नियम, फेराडेज लॉ। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए उन्होंने क्या लिया, एक हम लोगों ने कॉइल ली, उसके अंदर से एक मैग्नेट है, उसको हम लोग डालेंगे, बाहर निकालेंगे, राइट, वैसे तो, और उसको हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर है उससे कनेक्ट कर दिया। तो देखिए, जब भी हम लोग कॉइल है उसके अंदर मैग्नेट हम लोगों ने पहले रखी हुई है, अब उसको बाहर निकालेंगे तो वी वेलोसिटी के साथ बाहर निकाला तो हमारा गैल्वेनोमीटर वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जब हम लोग इसको अंदर डालेंगे तब भी हमारा गैल्वेनोमीटर क्या होगा, कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन जब हम लोगों ने इस कॉइल के अंदर से मैग्नेट को रखा हुआ है डायरेक्टली, उसको निकाल या डाल, मतलब निकाल भी नहीं रहे और वापस अंदर भी नहीं भेज रहे, तो उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हमारा डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। दैट मीन्स ये जो
हमारा विद्युत वाहक बल है वो किस वजह से आ रहा है, इसमें जो फ्लक्स है उसमें चेंजेस आएंगे, राइट। यदि मैग्नेट है उसको हम लोग अंदर डालेंगे या बाहर निकालेंगे तो उससे इसका जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें फ्लक्स में परिवर्तन आने की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो इक्वल होगी माइनस डेल फाई एम और डेल टी के इक्वल। क्योंकि देखिए इसका जो नेचर होता है हमारा वो ऐसा होता है कि इसके अंदर से वो फ्लक्स को चेंज होने नहीं देना चाहती, इस तरीके का उसका नेचर होता है, इसलिए हमारे पास ये नेगेटिव साइन होता है, ये लेंज लॉ बोलते हैं हम लोग नेगेटिव साइन को। तो देखिए, और हमारे पास फ्लक्स, ये हम लोगों ने तो बोला कि ईएमएफ जो होती है हमारी वो ई माइनस डेल फाई एम और डेल टी की इक्वल होती है, और फाई एम हमारा जो होता है नॉर्मली वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए, तो इससे हमारे पास ई आ जाएगा माइनस डेल ओवर डेल टी इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए। तो और देखिए हमारी जो ईएमएफ होती है हमारी प्रेरित विद्युत वाहक बल वो होता है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के इक्वल, इससे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल टी इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये हमारा समाकलन रूप होता है फैराडे का इंटीग्रल फॉर्म होता है ये। अब देखिए स्टोक्स कर्ल थ्योरम के थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं, अब हम लोग ने क्या किया, ई वेक्टर डॉट डी आर था उसका वैल्यू यहाँ ये वाली रख दी हम लोगों ने उस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, राइट। अब इसमें देखिए इंटीग्रेशन हम लोग बाहर ले गए तो हमारे पास आ जाएगा, इससे देख सकते हैं कर्ल ई का जो होगा वो इक्वल होगा माइनस डेल बी ओवर डेल टी के इक्वल, दैट मीन्स डेल क्रॉस ई जो होगा माइनस डेल बी ओवर डेल टी के इक्वल होगा। यही हमारा अवकलन रूप होता है फैराडे के नियम का, दस मीन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। अब देखिए हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखिए उसके लिए हम लोगों ने कंसिडर किया है डिस्प्लेसमेंट करंट, हम नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए हम लोगों ने कंसिडर किया है एक सर्किट है हमारा, इसके अंदर एक प्रतिरोध है हमारा, एक संधारित्र है, उसको हम लोगों ने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है, एक रजिस्टर, इस कैपेसिटर को हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब देखिए जैसे हम लोग ये कुंजी है हमारी की उसको कनेक्ट करेंगे के को, राइट, के को ऐसे कनेक्ट कर दिया तो उससे हमारा क्या होगा कि इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, राइट। लेकिन देखिए हमारे पास कैपेसिटर है, इसके बीच में हम लोगों का कोई भी माध्यम नहीं है, दैट मीन्स इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी को पढ़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये, मतलब ये वाले जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसीलिए हम लोग इसी से आया था हमारा। तो देखिए हमारा आई जो होता है वो डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होता है, और जो डी होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो विद्युत विस्थापन होता है वो क्यू अपॉन ए के इक्वल होता है, इससे हमारा क्यू होगा ए इंटू डी के इक्वल, राइट। तो देखिए इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष, तो हमारे पास डी क्यू बाई डी टी होगा आई डी के इक्वल हो जाएगा, वो ए डी डी ओवर डी टी के इक्वल होगा। तो देखिए इससे ये हमारा जो आई डी आया वही हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट मीन्स विस्थापन धारा। तो देखिए इससे हमारे पास आई डी प्राइम वो इक्वल आ जाएगा आई डी अपॉन ए के इक्वल, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन धारा घनत्व, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। देखिए अब एक संधारित्र है हमारा कैपेसिटर, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ साथ हमारा कंडक्शन करंट भी होता है, दैट मीन्स विस्थापन धारा के साथ साथ हमारा चालन धारा भी होता है। इस वजह से आई टोटल जो होगा हमारा वो आई डी प्लस आई सी के इक्वल होगा, राइट। तो देखिए कंडक्टर्स जो हमारे होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कंडक्शन करंट जो होती है हमारी चालन धारा वो बहुत ज़्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट करंट से, दैट मीन्स जो विस्थापन धारा होती है वो हमारी बहुत कम होती है चालन धारा से। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग परावैद्युत में, तो उसमें आई डी जो होता है मेरा वो बहुत ज़्यादा होता है आई सी से, इसलिए हम लोग डी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर हम लोग बोलते हैं, वो लिख सकते हैं। इससे देखिए जे डी जो होता है मेरा वो डेल डी ओवर डेल टी के इक्वल होता है, तो जे डी को हम लोग बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर ओवर डेल ई वेक्टर ओवर डेल टी प्लस डेल पी वेक्टर ओवर डेल टी। देखिए इसमें से ये वाला जो होता है हमारा वो पोलराइजेशन की वजह से होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और ये वाला करंट जो होता है हमारा करंट डेंसिटी वो हमारे आवेश की गति पर निर्भर नहीं होती है, ये हमारे विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो देखिए यदि हम लोग संधारित्र के अंदर वैक्यूम भर देते हैं, राइट, तो उससे हमारे पास क्या होगा डेल पी ओवर डेल टी होगा हमारा वो इक्वल टू 0 होगा। तो इससे हमारे पास जे डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर ओवर डेल टी के इक्वल होगी। तो आई डी हमारा जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ जे डी डॉट डी ए वैक्टर, तो हम लोग जे डी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। इससे हमारे पास आई डी की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई ओवर डेल टी की इक्वल, राइट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ये वाली आ जाती है और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू ये वाली आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग का डिस्प्लेसमेंट करंट तो कंप्लीट होता है। थैंक यू।